हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग फ्रेंड्स एकदम साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो कि हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। हम लोग का जो सेकंड टॉपिक हम लोग का है बल एवं गति है। क्या है? बल एवं गति है। तो देखिए, आप लोग इसको अच्छे से क्वेश्चन को प्रिपरेशन कीजिएगा, जो कि आपकी जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें आपका क्या होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। देखिए, हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्या कारण है कि व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए चोटिल हो जाता है। तो देखिए, कह रहा है क्या कारण है, तो ये होता है प्रतिक्रिया होता है। इसका तो हम लोग का राइट जो आंसर होगा क्या होगा, प्रतिक्रिया हो जाएगा। लेकिन देखिए, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार, जो न्यूटन का जो गति का तीसरा नियम है, कहता है सदैव प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसलिए जब कोई व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करता है तो चट्टान द्वारा भी उसी परिणाम में एक प्रतिक्रिया बल लगाया जाता है, जिसके कारण व्यक्ति चट्टान पर प्रहार करते हुए क्या हो जाता है, चोटिल हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक समान गति के साथ एक वस्तु जो होता है त्वरित हो सकती है। क्या हो सकती है? तो त्वरित हो सकती है। यानी कहने का मतलब है, जब कोई वस्तु एक समान गति कर रही है तो उसका वेग जो होता है वो नियत होगा। एक समान गति के साथ कोई पिंड या वस्तु त्वरित हो सकती है, जिसे हम लोग उसी को हम लोग बोलते हैं एक समान त्वरित गति। इसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, निम्नलिखित में कौन आभासी बल है। देखिए, आभासी बल कह रहा है तो अपकेंद्रीय बल को ही हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन आभासी बल है, तो एक अपकेंद्रीय बल, यानी अपकेंद्रीय बल को हम लोग बोलते हैं आभासी बल। यानी किसी वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल, यानी जो भी केंद्र से बाहर की लगने वाला बल होगा उसको हम लोग अपकेंद्रीय बल कहते हैं, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या उसी को हम लोग काल्पनिक या आभासी बल भी बोलते हैं। यानी अपकेंद्रीय बल को ही याद रखिएगा, अपकेंद्रीय बल को ही हम लोग काल्पनिक बल या आभासी बल भी बोलते हैं। जो इसका जो दिशा होता है फ्रेंड्स, यह अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होता है। याद रखिएगा, आपको कपड़ा सुखाने का मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ये किसका उदाहरण है, तो अपकेंद्रीय बल के जो है ये उदाहरण है। किसका? अपकेंद्रीय बल के। इसी को हम लोग बोलते हैं काल्पनिक या आभासी बल भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि न्यूटन का गति का पहला नियम किससे संबंधित है। देखिए, न्यूटन के जो गति के जो पहला नियम है वो जड़त्व के नियम से क्या है, नियम से संबंधित है। और देखिए, इस नियम के जो अनुसार कोई वस्तु अपने यथा स्थिति में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल क्या हो, बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन न किया जाए। अर्थात कहने का मतलब है कि जब कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील अवस्था में, तथा यदि वो विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास न किया जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति में किस ओर झुकना चाहिए। यानी किस ओर झुकना चाहिए, तो केंद्र की ओर झुकना चाहिए। देखिए, जब कोई साइकिल चालक वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसे अपनी स्थिति को संतुलित रखने के लिए अभिकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है, जिसे प्राप्त करने के लिए, यानी अभिकेंद्रीय बल को प्राप्त करने के लिए साइकिल चालक को केंद्र की ओर क्या होता है, झुकना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्तीय पथ पर गतिशील एक वस्तु उदाहरण है किस चीज का। किसका उदाहरण है, तो एक समान गति और चर वेग का। किसका? एक समान गति और चर वेग का। देखिए, एक समान गति और चर वेग हम लोग किसको बोलते हैं। देखिए, यदि वस्तु एक समान चाल से गति करती है तो उसे गति को हम लोग क्या बोलते हैं, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। और जो वृत्तीय गति है एक कैसी गति है, तो वृत्तीय गति जो होता है एक फ्रेंड्स हम लोग का त्वरित गति होता है, क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर, वेग की जो दिशा होता है वो प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तित हो जाता है।
वेग का जो दिशा है वो प्रत्येक बिंदु पर आपका परिवर्तित होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है हम लोग का, कह रहा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो है आपका रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है और सिद्धांत पर कार्य करता है। यह सिद्धांत जो था न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अंतर्गत आता है। किस नियम के अंतर्गत आता है? तो थर्ड लॉ के अंतर्गत आता है। थर्ड लॉ के अंतर्गत ये आता है रेखीय संवेग संरक्षण। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के जो होता है बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अर्थात कहने का इसका तात्पर्य यह है कि एक वस्तु में जितना संवेग परिवर्तन होता है दूसरी वस्तु में उतना ही संवेग परिवर्तन विपरीत दिशा में भी होता है। इसी जो कारण है नीचे से नीचे की ओर गतिशील गैस रॉकेट को ऊपर की दिशा में धक्का प्रदान करती है, जो कि रॉकेट से निकलने वाली गैसों के कारण रॉकेट का जो द्रव्यमान होता है परिवर्तित होते रहता है जिससे रॉकेट को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक वेग व त्वरण प्राप्त होता है। आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक नाव जल में नहीं डूबेगी जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाव के भार के बराबर, किसके बराबर? नाव के भार के। देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा विस्तार में लोग जानेंगे। देखिए जब एक नाव यानी अर्थात कोई भी वस्तु हो यानी किसी तरल में तैरती है तो उस पर उस तरल द्वारा ऊपर की ओर उत्प्लावन बल क्या करता है? लगाया जाता है, जो कि किसने दिया था हम लोग का? आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी तल में, देखिए आर्किमिडीज के जो सिद्धांत है उसके हिसाब से जो कह रहा है कि जब कोई वस्तु किसी तल में पूर्णतः आंशिक यानी पूरी तरह या थोड़ी रूप से डुबोई जाती है तो उस पर लगने वाला बल उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के जो क्या होता है वो बराबर होता है। यदि कोई वस्तु तैर रही है तो इसका अर्थ है कि उस वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए तरल का जो भार है वस्तु के भार के क्या है? बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि सभी मूल आधारीय बलों में सबसे कमजोर बल कौन सा है। देखिए कह रहा है कि सभी मूल आधारीय बलों में सबसे जो कमजोर बल हम लोग का है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा है? तो गुरुत्वाकर्षण बल है। देखिए प्रकृति में जो होता है 4 मौलिक अर्थात संपर्क बल, इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल या इंटरेक्शन फोर्स भी हम लोग उसको बोलते हैं। देखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल जो हम लोग का है, गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है, परंतु जो इसका होता है परास होता है वो अनंत होता है। क्या होता है? उसका रेंज 2 होता है, इन्फिनाइट होता है। और आपका होता है एक दुर्लभ नाभिकीय बल, यानी कि दूसरा सबसे कमजोर बल है, परंतु परास जो होता है परास कम परास वाला है, यानी कि कम परास वाला है। एक आपका आता है विद्युत चुंबकीय बल, जो कि क्या होता है? शक्तिशाली बल है परंतु इसका अनंत परास वाला है। शक्तिशाली बल है कौन? विद्युत चुंबकीय बल, लेकिन अनंत परास वाला है। एक आपका आता है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल जो होता है वो जो होता है सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली होता है बल है, परंतु कम परास वाला है। अगर सबसे आपको सर्वाधिक शक्तिशाली वाला बल बोलेगा तो प्रबल नाभिकीय बल होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कि वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु यदि एक चरण पूर्ण करने में 1 सेकंड लेती है तो उसका औसत वेग क्या होगा। देखिए इसका जो आंसर होगा 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। कैसे होगा जान लीजिए आप लोग। देखिए वृत्तीय गति में औसत वेग जो होता है, औसत वेग एक वस्तु द्वारा एक चरण पूर्ण करने के लिए 0 होगा, क्योंकि वृत्तीय गति में विस्थापन जो होता है फ्रेंड्स क्या होता है? 0 होता है। वृत्तीय गति में जो विस्थापन होता है वो 0 होता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि प्रक्षेप्य जो होता है प्रोजेक्टाइल
प्रोजेक्टाइल का पथ कहलाता है, यानी प्रक्षेप्य का पथ क्या कहलाता है? प्रक्षेप्य का जो पथ है फ्रेंड्स, उसको हम लोग बोलते हैं प्रक्षेप्य वक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य वक्र बोलते हैं। यानी प्रक्षेप्य वह वस्तु है जिसे बल के प्रयोग के द्वारा ऊर्ध्वाधर दिशा अथवा अंतरिक्ष में क्या होता है, उसको फेंका जाता है। यानी प्रक्षेप्य गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत एक ऊर्ध्वाधर बल में एक वक्र पथ पर गति करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रक्षेप्य वक्र बोलते हैं, यानी प्रोजेक्टाइल कर्व बोलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का कि रेल की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? रेल की जो गति है आपका रूपांतरित गति का उदाहरण है। किसका है? रूपांतरित गति का उदाहरण है। यानी कि रेल की गति रूपांतरित गति का उदाहरण है, क्योंकि रूपांतरित गति में वस्तु के जो सभी भाग होते हैं वो समान दिशा तथा समान समय में एक समान वेग से और समान दूरी तय करते हैं। रूपांतरित जो गति होता है वो हम लोग जानते होंगे कि दो प्रकार का होता है। एक होता है सरल रेखीय गति और एक आपका जो होता है वो वक्रीय गति होता है। देखिए, सरल रेखीय गति जो होता है, जब गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है, हम लोग उसी को बोलते हैं सरल रेखीय गति। और जब एक वस्तु वक्र रेखा में गति करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं वक्रीय गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो क्या होगा? तो जब एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो उसका वेग परिवर्तित होता रहता है, उसका वेग परिवर्तित होता रहता है। एक समान वृत्तीय गति से गतिशील वस्तु की जो गति होती है, स्पीड होती है, वो अपरिवर्तित रहती है, लेकिन परंतु इसकी जो दिशा होती है वो लगातार परिवर्तित होती रहती है। इसलिए वस्तु के जो वेग में परिवर्तन होता है तथा त्वरण क्या होता है? शून्य रहता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है क्वेश्चन अगला कि तोप से एक गोला दागा जाता है, गोले की गति है। देखिए, तोप से एक गोला दागा जाता है, गोले की जो गति होगा आपका वो प्रक्षेप्य गति होगा। कैसा होगा? प्रक्षेप्य गति होगा, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। यानी कि प्रक्षेप्य गति में वस्तु जो होता है परवलयाकार पथ पर अनुगमन या अनुसरण करता है। जब तोप से गोला दागा जाता है तो वह धरातल से एक कोण बनाते हुए गति करता है, जिसे एक परवलयाकार पथ का सृजन हो जाता है, यानी कि विस्तार हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर हम लोग का कि क्रिया और प्रतिक्रिया क्या है? क्रिया और प्रतिक्रिया जो होता है वो समान परिणाम वाले होते हैं। क्या होते हैं? समान परिणाम वाले होते हैं। यानी कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार जो होता है सदैव प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यानी क्रिया और प्रतिक्रिया जो होता है वो बल सदैव समान परिणाम वाले होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। देखिए, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत जो होगा आपका वो अपकेंद्रण है। क्या है? अपकेंद्रण है। यानी कि यह प्रतिक्रिया बल जो परिणाम के अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, किंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत, जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्र से बाहर की ओर होता है। यानी अपकेंद्रीय बल जो होता है, अपकेंद्रीय बल यानी वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ये टोटल जितने भी हैं ये क्या है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि? देखिए, लोलक घड़ियाँ जो हैं इसकी लंबाई क्या होती है? बढ़ जाती है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में, लोलक की घड़ियाँ लंबाई बढ़ने के कारण उसका जो आवर्त काल होता है वो भी क्या होता है? बढ़ जाता है, और परिणामतः लोलक की घड़ियाँ गर्मियों में क्या होती है? सुस्त हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि पृथ्वी पर पलायन वेग स्केप वेलोसिटी कितना होता है? तो पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिससे यदि किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और तथा पृथ्वी पर वापस क्या होता है? नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में
ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और पार्ट बाई पार्ट हम लोग ऐसे ही अपने वीडियो को लाते रहेंगे और हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।